अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अफजल और मैं हूं आज संडे टाइम्स के साथ लाहौर, अंदरूनी लाहौर की एक छत पे और चल रही है इनके साथ एक ज़बरदस्त सी गुफ्तगू। नहीं, ना तो एक्टिंग का पहला एक्सपीरियंस था और ना ही ड्रामा का पहला। इससे पहले एक ड्रामा आखिरी स्टेशन था, उसमें मैं अपीयर हुआ था और उसमें एक ड्रग एडिक्ट का रोल था, वो किया था। इसके अलावा ज़िंदगी तमाशा फ़िल्म में भी अपीयर हो चुका हूँ, लेकिन वो फ़िल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हो सकी। सो एक्टिंग ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन कह सकते हैं कि एक अहम रोल जो है वो परीज़ाद में मिला और रजिस्टर भी लोगों की नज़रों में शायद जो है वो परीज़ाद से ही हुआ। ड्रग एडिक्ट का रोल इस लिहाज से थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि उसमें डिफरेंट इमोशनल सीन्स थे और उसकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट थी। यानी उसमें कहीं एग्रेशन पे जाना था, कहीं बड़ी बेबसी की उस पे जाना था और जो उसका एंड था वो तो बिल्कुल ही एक सड़क के ऊपर बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। सो उसको थोड़ा सा जो है ना वो अडेप्ट करने में टाइम लगा था। बट आई थिंक कि उसकी रिहर्सल और ऑब्वियसली जो आपके साथ को एक्टर्स होते हैं, वो अगर एक अच्छे ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हो तो किसी न किसी तरीके से फिर इंसान काम कर ही लेता है। आई थिंक रोल से इंसान बाहर तो आ ही जाता है, लेकिन जब दोबारा अपने आप को आप स्क्रीन पर देखते हैं और ओवरऑल उस स्टोरी को आप देखते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा तब होता है जब आप कैरेक्टर में रह रहे होते हैं। तब तो आप एक ख़ास किस्म के जोन में होते हैं ना। ऑब्वियसली जिस किस्म से हमारे यहाँ पे एक्टिंग का काम चल रहा होता है, तो आप शूट ख़त्म करते हैं और फिर आप घर जाते हैं। जितनी भी अच्छी कहानी हो, जितना भी अच्छा किरदार हो, वो एक थोड़े अरसे बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन से फेड होने लग जाता है। लेकिन जब आप ओवरऑल स्टोरी के अंदर उसको देखते हैं कि आपने क्या प्ले जो है वो कैरेक्टर था वो प्ले किया था और ओवरऑल स्टोरी क्या थी, फिर आई थिंक वो ज़्यादा उसको तब आप ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि आपने अच्छा किया है, बुरा किया है, कैसा किया है। पर इस साथ में बेसिक चैलेंज तो यही था कि सामने जो लोग जिनके साथ काम कर रहा था वो ऑलरेडी सारे स्टैब्लिश लोग थे और मेरा एक्सपीरियंस एक्टिंग के लिहाज से इतना नहीं था। सो किसी भी अच्छे एक्टर के सामने जब आप खुद एक्ट करने जाते हैं तो थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर होती है। सो बट आई थिंक अहमद अली अकबर उसका एक अच्छा सफ़र रहा साथ, और प्लस डायरेक्टर जो शहजाद कश्मीरी थे उनकी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बहुत शुरू में ही नसीहत कर दी थी कि आपने कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। जितना नेचुरल हो सकता है, जितना रियलिस्टिक हो सकता है, इस रोल को उस तरीके से देखें। एंड आई थिंक उस ड्रामा में बाकी भी जितने एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग को इसीलिए सराहा गया है कि वो किसी से मिलती जुलती नहीं है। वो ज़्यादातर लोगों ने बड़ा रियलिस्टिक काम किया। नासाज का कैरेक्टर मेरी पर्सनैलिटी से थोड़ा बहुत नज़दीक ज़रूर था, क्योंकि नासाज भी पूरे ड्रामे में सिर्फ दूसरों को नसीहत कर रहा होता है और ख़ुद वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो है वो चिल और रिलैक्स ही फिर रहा होता है। सो वो चीज़ तो मुझसे मिलती थी, लेकिन ओवरऑल जो उस कैरेक्टर की बाकी की ट्रेट्स थी वो मैंने ऑब्वियसली आसपास से उठाई थी। पर्टिकुलरली एक शायर और एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त जो शायर भी है, उसके साथ ज़िंदगी में बहुत साल हम इकट्ठे रहे हैं, तो उसका कैरेक्टर काफ़ी हद तक नासाज से मिलता जुलता था। वो इसी तरीके से लोगों को टोक भी मारता था, जोक भी फेंकता था और बरजस्ता शेर भी कहता था। तो जब मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था, इनफैक्ट जब मुझे स्क्रिप्ट मिला था, तो मुझे पहला शख्स ही वो याद आया था। तो फारिस उसका नाम है और उसकी थोड़ी सी झलक ज़रूर है इस कैरेक्टर के अंदर। फ़नी तो काफ़ी थे। सबसे ज़्यादा तो सेट के ऊपर जब मुझे थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट मिला था, तो मैं एक जोक जो अक्सर औक़ात परीज़ाद के बाकी एक्टर्स पे किया करता था कि किसी का एंड अच्छा नहीं हुआ, सबसे अच्छा और हैप्पी एंड मेरा ही था, मेरी शादी भी हो गई थी और मैं टर्की जा रहा हूँ। तो जब मैं वो शूट ही करवा रहा था, तो मैं तब अहमद को भी तंग किया करता था कि तेरा भी एंड अच्छा नहीं होगा, बाकियों का भी एंड अच्छा नहीं हुआ, मैं सबसे जो है ना वो हैप्पी जा रहा हूँ। तो इस तरीके के ऑन एंड ऑफ जो है वो हमारे जोक्स चलते रहते थे। बाकी राशिद फ़ारूकी के साथ, सलमा आपा के साथ, उनके साथ सीन्स करके बहुत मज़ा आया। वो हँसते-हँसते जैसी एक्शन की आवाज़ आती थी तो वो एकदम से संजीदा हो जाते थे और उनके सामने हँसी को कंट्रोल करना और फिर ये प्रेशर भी रखना कि अच्छा सीनियर्स के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अब आपकी वजह से जो है ना वो टेक ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटे-छोटे मूवमेंट ज़रूर थे, बट ओवरऑल आई थिंक इस ड्रामे से मुझे कई अच्छे दोस्त मिले, क्रू में भी और एक्टर्स में भी। सो उनके साथ ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि हमने बस एंजॉय ही किया इस ड्रामे में, काम बल्कि कम किया, एंजॉय ज़्यादा किया। मैं तो दीपिका के साथ भी काम करना चाहता हूँ, मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट है। अब मैं क्या-क्या बताऊँ। सनम सईद के साथ मैं काम करना चाहूँगा। इसके अलावा आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ काम करना चाहूँगा, जो अगेन वो ये सारे वो एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि अगर इनके साथ मैं स्क्रीन शेयर भी करूँगा या सेट के ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली लर्निंग ज़रूर होगी। तो ऐसे तमाम सीनियर और गुड एक्टर्स
जिनको मैं अब तक देखता आया हूँ, इंस्पायर जिनसे हुआ हूँ, उनके साथ फॉर श्योर स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो कोई भी मिल ही नहीं रहा फ़िलहाल, तो मैं बस नहीं, कुछ म्यूज़िक वीडियोस की हैं और इसके अलावा एक टेलीफिल्म की है। अब फ्यूचर में इरादा तो यही है कि कुछ इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। साथ साथ कुछ अपने चैनल के लिए भी कुछ काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द लोगों को कुछ एक बड़ा ज़बरदस्त सा लिटरेरी कंटेंट जो है वो मेरे चैनल से तो फॉर श्योर देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ शायरी और कुछ नसर के पीसेस हैं, उस पर भी तैयारी कर रहे हैं। होपफुली जल्द अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। आई थिंक पाकिस्तान में लोग कहानी नहीं सुनाना चाहते, वो या तो कोई प्रोपागेंडा करना चाहते हैं, या कोई मैसेज देना चाहते हैं, या कोई इशू उजागर करना चाहते हैं, या कोई अपनी ओपिनियन देना चाहता है। जो कहानी है कि आप सिर्फ एक कहानी को कहानी की तरह देखें, वो एलिमेंट मुझे लगता है कि शायद हम सब की ज़िंदगियों से बिल्कुल मिस सा होता जा रहा है। और कहानी से मुराद ये है कि जो किसी भी वाक़े, हादसे, सानहे या तारीख़ी दौर की बात हो, जो इमोशन का एलिमेंट है कि कोई चीज़ आप पे गुजरी कैसे थी, हम उस चीज़ को इग्नोर करके कोशिश कर रहे हैं कि जो कंटेंट बनाएं वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली या तो करेक्ट हो, या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इंटेलेक्ट हो या इन्फॉर्मेशन हो। इस तरह का कंटेंट दुनिया भर में ही बन रहा है, तो पाकिस्तान में भी तकरीबन लोग या तो उसी तरीके का कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, या अगर आर्ट की तरफ जाते हैं तो तब भी उनकी कोशिश होती है कि उनको वेस्ट से जो है वो फेस्टिवल्स वगैरह से अप्रूवल मिल जाए। आई थिंक वो कंटेंट जिसको देख के आपको बस एक लुत्फ आए, वो कंटेंट जिसको जो आपके इमोशंस को हिट करे, आपको हंसाए, आपको रुलाए, उसकी कमी बड़ी शिद्दत से मुझे महसूस होती है। मैंने शायरी जब पढ़नी शुरू की थी तो वो इंशा जी से शुरू की थी, और इंशा जी का जो टेस्ट और जो फ्लेवर है वो मुझे वैसे ही सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा किताबें हैं वो मैंने फराज साहब की, जॉन एलिया की पढ़ी हैं, और जब सबसे ज़्यादा लुत्फ़ लेना होता है तो फिर हम गालिब को पढ़ लेते हैं। बाकी फैज़ भी हैं, इकबाल भी हैं, तो नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे एक तो इंशा जी, और इंशा जी के बाद फराज, मजीद अमजद, और गालिब तो फिर है ही। जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आई ना खाने मांगे। इसकी कहानी बस ये है कि बलूचिस्तान में मैंने एक फॉर्मल एजुकेशन हासिल की, और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और कॉलेज में भी पढ़ रहा था, तो तब भी मेरे आसपास के लोग मुझे यही कहा करते थे कि तुम कहाँ साइंस और सोशल साइंस में जो है वो अपना दिमाग लगा रहे हो, बेहतर ये है कि तुम आर्ट्स की तरफ चले जाओ। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टाइम के ऊपर भी पढ़ता तो था, पास भी हो जाता था, जिस किस्म का हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसमें तकरीबन ज़्यादातर लोग पास हो ही जाते हैं। पास होना मसला नहीं था, लेकिन मुझे उसमें कोई अपना करियर नज़र नहीं आ रहा था, और मुझे ज़्यादा इन्जॉयमेंट इस चीज़ की मिलती थी कि मुझे साल में अगर एक दफ़ा या 2 दफ़ा भी मौका मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में कोई स्किट परफॉर्म करने का, या किसी डेक्लेमेशन, किसी डिबेट में जाने का, तो मैं हमेशा से आगे आगे होता था। मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में शुरू से था, और फिर मुझे जो इनिशियल जॉब्स मिलनी शुरू हुई वो भी रेडियो की और जर्नलिज्म की मिली। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं एजुकेशन जो मर्ज़ी हासिल कर लूँ, मेरा शायद रिस्क, कैरियर और जो मेरी अपनी दिलचस्पी है वो आर्ट्स में ही जुड़ी हुई है। अगर मैंने इसी के कैरियर को परसू करना है तो फिर मुझे इसकी भी थोड़ी सी नोक पलक सीख लेनी चाहिए। फिर मैंने एनसीए में दाखिला लिया, लाहौर आ गया, यहाँ से मैंने फ़िल्म की डिग्री की, और इसी दरमियान में फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नई लाइफ ही कहा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले मैं इस मीडियम में तो काम कर रहा था, लेकिन उसको एज अ हॉबी, एज अ पैशन ट्रीट कर रहा था। जब ये फुल टाइम बनी तो फिर ऑब्वियसली इसी के होके रह गए, इसी सर्कल में उठना बैठना, लोगों से मेल मिलाप, और आहिस्ता 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 फिर एक एक करके जो है वो सीढ़ी चढ़े। इस तरह बस लाहौर आ गए, आए पढ़ने थे, फिर काम करने लग गए। अब बस लाहौर, पिंडी, कराची, जहाँ जहाँ काम ले जाए, और वैसे भी मुझे ट्रैवल पसंद है, तो ये काम सबसे ज़्यादा इस लिहाज से जो है ना वो एक चस्का, एक आदत लगा देता है कि आपको नई नई लोकेशंस देखने को मिलती हैं। आपकी कोई टाइमिंग तो है नहीं, कभी आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, कभी आप रात 12 बजे कहीं जा रहे हैं। ये काम इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यही अब तक हमें, मुझे लगता है कि बलूचिस्तान से लेके यहाँ भी आ गया है, और यहाँ से भी आगे कहीं ले जाएगा अगर मैं इससे जुड़ा रहा तो। संडे टाइम्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और आपकी वजह से सुबह सुबह हम भी आ गए, और इतनी खूबसूरत सी लोकेशन पे हमने अपनी सुबह का आगाज़ किया। एंड आई होप कि आप आगे भी इसी तरह बुलाते रहेंगे। थैंक यू।